गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम मानव भूगोल की चर्चा कर रहे थे। कल हमने जो पढ़ा वो मानव भूगोल का शाब्दिक अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र का अध्ययन किया। आज हम मानव भूगोल के विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि मानव भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ। देखिए, प्रत्येक चीज़ के पीछे या प्रत्येक जो वस्तु है या प्रत्येक जो जीव है उसकी विकास की अवस्थाएं होती हैं, अर्थात प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था। इसी प्रकार जो मानव भूगोल है उसकी भी अवस्थाएं बताई गई हैं। अब उनका विभाजन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे मानव भूगोल के अंतर्गत बताया कि मानव भूगोल का जो विकास है शुरुआत में 19वीं शताब्दी से माना गया। 19वीं शताब्दी से माना गया। प्रारंभ में रेडचेल महोदय ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपी ज्योग्राफिया को 2 खंडों में प्रकाशित किया। पहला खंड प्रकाशित हुआ 1881 और दूसरा खंड प्रकाशित हुआ 1891 में। तब से मानव भूगोल का, या यूँ कहा जाए कि तब से मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में या स्वतंत्र मानव भूगोल विषय के रूप में आया। मानव भूगोल का जनक रेडचेल महोदय को ही कहा जाता है, कल भी पिछली क्लास में बताया था। और इसके बाद नवीन विचारधाराएं या अन्य जो जैसे इंग्लैंड है, उसके अलावा अमेरिका है, फ्रांस है, इन्होंने भी मानव भूगोल पर अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की। मानव भूगोल को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। संपूर्ण जो मानव भूगोल है उसको 3 खंडों में विभाजित किया है। देखिए, एक तरफ मानव भूगोल रख देते हैं और इसको 3 खंडों में विभाजित करते हैं। प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल। 3 खंडों में विभाजित हुआ। मानव भूगोल को 3 खंडों में विभाजित किया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभ से और 7वीं सदी तक रखा जाता है प्राचीन काल के अंतर्गत। प्रारंभ से 7वीं सदी, 8वीं से और 18वीं सदी तक रखा जाता है मध्यकाल के अंतर्गत, और 18वीं से आधुनिक काल के अंतर्गत अर्थात आधुनिक समय तक रखा जाता है आधुनिक काल के अंतर्गत। 3 खंड हुए, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। प्रारंभ से 7वीं, मध्य से 8 से 18वीं और 18वीं से आधुनिक। प्राचीन काल के अंतर्गत मानव है जो प्रकृति को अपना देवता मानता था। प्राचीन काल में मानव है प्रकृति को अपना देवता मानता था। जैसे अग्नि, जल, वायु आदि को देवता मानकर इनकी पूजा किया करता था। आदि को आराध्य देव या देवता मानकर पूजा किया करता था। और थेल्स नाम का विद्वान हुआ है और इनके साथ एक विद्वान और थे, एनेक्जिमेंडर। उन्होंने प्रथम मानचित्र निर्माता, अर्थात ये प्रथम मानचित्र निर्माता रहे हैं। इन्होंने प्रथम बार जलवायु का मानव पर प्रभाव का वर्णन किया कि जलवायु है किस प्रकार मानव पर प्रभाव डालती है। वहीं अरस्तु है, अरस्तु भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में बताते हैं यूरोप और एशिया दोनों की तुलना की उन्होंने, और दोनों की तुलना करते उन्होंने बताया कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं, ठंडे प्रदेशों में जो लोग निवास करते हैं, जैसे यूरोप की बात करें, ठंडे प्रदेशों में वहां पर निवास कर रहे हैं,
जब वो बहादुर होते हैं लेकिन चिंतन में कमजोर पाए जाते हैं। बहादुर तो होते हैं, ठंडे प्रदेश में बताया है अरस्तु ने कि बहादुर तो है लेकिन चिंतन में कमजोर होते हैं। वही एशिया की बात की है उन्होंने, और एशिया के संदर्भ में कहा है कि गर्म प्रदेश है, वीर है, बहादुर है और चिंतनशील होते हैं। वीर होते हैं, बहादुर होते हैं लेकिन चिंतनशील होते हैं। वो चिंतनशील में क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। इस प्रकार मध्य प्राचीन काल में मानव भूगोल का इस प्रकार विकास माना जाता है। अब बात करते हैं मध्यकाल की। 8वीं सदी में जो अरबीय भूगोलवेता है, 8वीं सदी में अरबीय जो भूगोलवेता है, उन्होंने मानव भूगोल को व्यवस्थित क्रम में उपलब्ध या प्रकाशित करने का कार्य किया। 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय लोग हैं, कोलंबस है, वास्को डी गामा है, इन्होंने अन्य देशों की यात्राएं की और अन्य देशों की यात्रा करते हुए नए प्रदेशों की खोज और प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक जो प्रदेश है वो पृथ्वी का ही भाग है, अलग नहीं है, पृथ्वी का ही भाग माना है। 17वीं शताब्दी में एक विद्वान हुआ है कुल्लू वेरियस। उन्होंने अपनी पुस्तक विश्व का भूगोल, उसमें प्रादेशिक जो विश्व का प्रादेशिक वर्णन है उन्होंने इसमें किया है कि किस प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार मानव अपना जीवन यापन करता है, कैसे वहाँ पर जो ऋतुएं हैं किस प्रकार पाई जाती है, इन सब का वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक विश्व का भूगोल में किया है। और इस समय भूगोल है जो सामान्य से विशिष्ट में विभाजित हो गया, और सामान्य से विशिष्ट में विभाजित होते हुए इस समय को मध्यकाल को भूगोल का वर्गीकरण भी कहा जाता है। भूगोल का वर्गीकरण काल के नाम से भी जाना जाता है। अब है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत आधुनिक काल समय है 18वीं सदी से आधुनिक समय तक। 18वीं सदी से आधुनिक समय तक माना गया है। देखिए इस समय विभिन्न प्रकार की विचारधारा का जन्म हो चुका था और मुख्य रूप से हमारे जो सिलेबस में है उसमें इसे 4 भागों में विभाजित किया है। पहली है जर्मन स्कूल, दूसरी है फ्रेंच स्कूल, पहली जर्मन, दूसरी फ्रेंच, तीसरी है अमेरिकन स्कूल, और चौथी है इसके अंतर्गत ब्रिटिश स्कूल। चार विचारधाराओं के रूप में विभाजित किया। देखिए ऑफ ज्योग्राफिया, जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफिया, फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी, अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी और ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। अर्थात इसे जर्मन विचारधारा के नाम से जाना जाता है। जर्मन विचारधारा, इसे फ्रांसीसी विचारधारा के नाम से संबोधित किया जाता है।
अमेरिकन विचारधारा से और ब्रिटिश विचारधारा से संबोधित किया जाता है, जिसमें शुरुआत में हम देख रहे हैं कि जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी अर्थात जर्मन विचारधारा। जर्मन विचारधारा अर्थात जर्मन भूगोलवेताओं ने भूगोल का सर्वाधिक विकास किया। भूगोल का जो सर्वाधिक विकास किया वो जर्मन भूगोलवेताओं ने किया। और जर्मन भूगोलवेताओं में मुख्य रूप से जो विद्वान रहे उनमें रेडजेल है, हम्बोल्ट है, रिटर है और फ्रोवेल है। ये मुख्य विद्वान रहे हैं जर्मन विचारधारा के। इन्होंने कहा है कि प्रकृति है जो मानव से शक्तिशाली है, प्रकृति है मानव से शक्तिशाली है, और इसी विचारधारा को एक अन्य नाम से संबोधित किया है, वो है नियतिवादी विचारधारा। नियतिवादी विचारधारा, जर्मन विचारधारा, नियति विचारधारा, प्रमुख विद्वान हम्बोल्ट, रेडजेल, फ्रोवेल, और मानव को प्रकृति को अधिक शक्तिशाली माना है जबकि मानव को इससे कम माना है। अर्थात यूं कहें कि प्रकृति का दास है कौन? मानव। प्रकृति का दास मानव बताया गया है। दूसरी विचारधारा हम देखते हैं फ्रांसीसी विचारधारा, और फ्रांसीसी विचारधारा के अंतर्गत देखते हैं जर्मन के बाद यदि मानव भूगोल का विकास हुआ है, जर्मन विचारधारा के बाद यदि मानव भूगोल का विकास हुआ है तो वो हुआ है फ्रेंच स्कूल ऑफ ज्योग्राफी अर्थात फ्रांसीसी विचारधारा। इस विचारधारा में जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी अर्थात जर्मन विचारधारा की अपोजिट है। उसमें मानव को प्रकृति को मानव से अधिक शक्तिशाली बताया, लेकिन फ्रांसीसी विचारधारा के अंतर्गत प्रकृति को मानव का दास बताया गया। प्रकृति को मानव का दास बताया गया कि प्रकृति मानव की क्या है? दास है। मानव अपने अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति का उपयोग कर सकता है, प्रकृति पर दोहन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों विचारधाराएं आपस में अलग अलग हो जाती है। अगली विचारधारा है तीसरी विचारधारा अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। अमेरिकन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी में जो मुख्य विद्वान हुए हैं उनमें ग्रिफिथ टेलर है, और ग्रिफिथ टेलर को संभववादी विचारधारा का जनक माना जाता है। इस विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कई बार पूछा जाता है इस चीज को कि रुको और जाओ विचारधारा किस नाम से या अन्य किस नाम से जानी जाती है। ये पूछ लिया जाता है कि रुको और जाओ विचारधारा है किस विद्वान द्वारा बताई गई है, या किस विचारधारा या किस विद्वान ने इस विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। कई बार पूछा गया है इस चीज को, पिछले जो पेपर हुए हैं उनमें कई बार पूछा गया है। इसके अलावा फ्रेब है, ब्लास है, इनको भी संभववाद का जनक माना जाता है। देखिए दो शब्द आए हैं इसके अंतर्गत, एक तो आया है संभववादी और एक आया है इसमें संभववाद। संभववादी और संभववाद, देखिए एक ही शब्द का अर्थात यूं कहे एक ही मात्रा का फर्क है, संभववाद और संभववादी, लेकिन विद्वान दोनों के अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पर। क्योंकि संभववाद की बात करते हैं तो वहां पर तो माना जाता है कि इसका जो विचारधारा है वो इनसे जुड़ी हुई है, लेकिन ब्लास को संभववाद का जनक और फ्रेब को प्रथम इसका जनक अर्थात संबोधित करता हुआ व्यक्ति माना जाता है। इसके बाद में अगली जो विचारधारा है इसमें ये बताया गया है कि इस विचारधारा में ना तो प्रकृति मानव का दास है और ना ही मानव प्रकृति का दास है।
देखिए दोनों उपयुक्त जो विचारधारा अर्थात पहले जो दो विचारधारा बताई गई थी उनमें पहली विचारधारा के अंतर्गत ये कहा गया था कि प्रकृति मानव का किसी भी प्रकार उपयोग कर सकती है, अपने आप को प्रकृति शक्तिशाली मानती है। लेकिन दूसरी विचारधारा अर्थात फ्रांसीसी विचारधारा में यह कहा गया कि मानव अधिक शक्तिशाली है, प्रकृति का किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकता है। लेकिन अमेरिकन विचारधारा ये कहती है कि ना तो प्रकृति मानव का दास है और ना ही मानव प्रकृति का दास है। दोनों अपने विवेक से सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और मानव अपने विवेक से उपयोग अर्थात प्रकृति का उपयोग करते हुए अपने संपूर्ण कार्य कर लेता है। वही प्रकृति भी है अपने आप को समायोजित कर लेती है। देखा जाए तो तीसरी विचारधारा है आधुनिक समय पर लागू होती है। दोनों उक्त विचारधाराएं हैं वर्तमान समय में भी लागू नहीं होती है। इसके अलावा अगली विचारधारा है उसमें ये कहा गया है कि 1930 के दशक के बाद 1930 के दशक के बाद जो मानव भूगोल है वो विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजित होता गया। जैसे राजनीतिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल है। इस प्रकार की समस्याएं या इस प्रकार के जो उपशाखाओं के रूप में विभाजित होता गया। इन उपशाखाओं के रूप में मात्रात्मक क्रांति हुई अर्थात पहले जो जानी जाती है मात्रात्मक क्रांति के नाम से जानी जाती है। दूसरी मानव कल्याणपरक मानवतावादी विचारधारा मानव कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा के नाम से संबोधित की जाती है। तीसरी क्रांतिकारी या रेडिकल विचारधारा के नाम से संबोधित की जाती है और चौथी है व्यवहारवादी आचारपरक विचारधारा के नाम से संबोधित की जाती है। देखिए पहली है मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति के अंतर्गत भूगोल में सांख्यिकी व गणितीय तकनीकी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों को मात्रात्मक क्रांति कहा गया कि सांख्यिकीय और गणितीय तकनीकी का जब प्रयोग होने लगा, सांख्यिकी और गणितीय तकनीकी का प्रयोग होने लगा, उसके फलस्वरूप मात्रात्मक क्रांति का जन्म हुआ और इसे ही मात्रात्मक क्रांति कहा गया। इसका सर्वप्रथम प्रयोग बर्टन ने 1963 में किया। बर्टन विद्वान है, उन्होंने 1963 में मात्रात्मक क्रांति का प्रयोग किया और मात्रात्मक क्रांति का विकास भूगोल के सिद्धांत और प्रदेश विकासों के लिए किया गया था। इस विषय को वैज्ञानिक विषय बनाया गया या बनाया जा सके, इस मात्रात्मक क्रांति को दार्शनिक आधार पर प्रत्यक्षवाद है। अगली है उग्रवादी सुधारवादी विचारधारा या क्रांतिकारी विचारधारा। भूगोल में क्रांतिकारी विचारधारा का विकास 1970 में मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। इसमें सुधारवादियों ने गुणात्मक शोध द्वारा मानव पर्यावरण के संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया कि सुधारवादियों ने गुणात्मक शोध किए और मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध थे उनमें सुधार करने का प्रयास किया गया। आर्पीट व एंटीपोड रेडक्लिफ विचारधारा, डेविड हॉर्ड, इनका सभी का इसमें विशेष योगदान रहा। अगली विचारधारा है व्यवहारवादी आचारपरक विचारधारा। व्यवहारवादी आचारपरक विचारधारा, इस विचारधारा में मानव की आर्थिक जो क्रिया है उनके मानस पर आधारित होती है या मानसिक मानचित्र होता है। 1966 में पीटर गोल्ड द्वारा प्रस्तुत की गई। 1966 में पीटर गोल्ड द्वारा यह विचारधारा प्रस्तुत की गई और इस विचारधारा में पर्यावरण की मानसिक इमेज बनाता है। मानव है जो पर्यावरण की मानसिक इमेज
बनाता है और उसी के आधार पर निर्णय किया जाता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संबंधों का प्रयोग करेगा, कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो किस प्रकार प्रयोग करेगा। और जो अंतिम विचारधारा है वो है मानवतावादी विचारधारा। इस विचारधारा का विकास तुआन व कर्क द्वारा 1970 में किया गया और इस विचारधारा से संबंधित लोगों के सामाजिक कल्याण की भावना रखी गई, अर्थात इस प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी है या मानव समाज का किस प्रकार कल्याण हो, इस प्रकार के इसमें विचारधारा में संबंधित रखे गए हैं। इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल का, मानव भूगोल की प्रकृति, विषय क्षेत्र और मानव भूगोल की विषय क्षेत्र प्रकृति वो समाप्त होता है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ्यक्रम से विगत वर्षों में जो शॉर्ट प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। इनमें से मुख्य रूप से अपन ने जो परिभाषाएं पढ़ी, 4 परिभाषाएं हैं। इसके अलावा पुस्तक का नाम है रेड जेल की का। इसके अलावा इनके द्वारा 2 विचारधाराएं दी गई। इसके अलावा अन्य नामों से जाने जाने वाली विचारधाराएं हैं। इन सब का विशेष इस अध्ययन में महत्व है। यूँ कहूँ कि पिछले वर्षों में जो इस पाठ्य से प्रश्न आए हैं वो छोटे प्रश्न आए हैं, 1-1 नंबर वाले। पिछले भी क्लास में मैंने बता दिया था। आगे हम अगली क्लास कर लेंगे और उसके अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करेंगे।